अविनाश, पहुंचते ही फ़ोन कर देना, वरना तुम्हारी माँ को चिंता हो जाएगी। जी मामा जी। और बस चल पड़ी थी। बस मामा जी और माँ की ही जिद है। उसका अपना तो बिल्कुल मन नहीं था माउंट आबू जाने का। उसकी एक शादी से माँ का जी नहीं भरा, जो इस दूसरी शादी के लिए माँ ने मामा से कहलवा कर विवश कर दिया है। मामा अंत तक कहते रहे हैं कि अविनाश, तू ये मत समझ कि तुझे शादी के लिए भेजा जा रहा है। वहाँ मेरे दोस्त ब्रिगेडियर सिन्हा का घर और बाग हैं। वहाँ तू बस उनके परिवार के साथ छुट्टियाँ बिताने जा रहा है। उन्होंने तुझे बचपन में देखा था, बड़ा बुला रहे थे। मैं अगले सप्ताह पहुंच जाऊंगा, पर वो जानता है यह जाल शादी के लिए बिछाया जा रहा है। बस चलते ही अच्छा मौसम होने के बावजूद यह बात सोच अविनाश का मन कड़वी स्मृतियों से भर गया। आंखें जलने लगीं और उस अपमान को याद कर पूरा ही वजूद तिलमिला गया। नहीं करनी अब उसे दूसरी शादी। हालांकि पहली ही शादी न थी, कोर्ट में शून्य साबित कर दी गई थी, पर उसका मन ही मर गया था। उसके बाद हर स्त्री एक छलावा लगती थी। 9 साल हो गए उस बात को, पर मन के छाले हैं कि सूखते नहीं, बल्कि बार बार फूटकर उसे आहत करते हैं। उसका क्या गुनाह था? कितने अरमानों के साथ उसकी विधवा माँ ने स्कूल में टीचिंग कर उसे अच्छे आदर्शों के साथ पाला, और फलस्वरूप उसका एनडीए में सिलेक्शन हुआ। जब वो आर्मी ऑफिसर बनकर माँ के सामने आया तो माँ कितनी गर्वित थी। उसने बड़े चाव से ढेरों रिश्तों में से एक बेहतरीन रिश्ता चुना था उसके लिए, एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी की बेटी अल्पना। माँ तो बस घर बार और लड़की की सुंदरता पर और उनकी शानदार मेहमान नवाजी पर रीझ गई। देखने दिखाने की रस्म के बाद सबके कहने पर एकांत में उसने एक संक्षिप्त बात की और वो अचानक उठकर चली गई। तब उसे लगा था कि शर्मा रही होगी। उन लोगों और माँ की जल्दी की वजह से उसे शादी के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। तब भी 1-2 बार उसने फ़ोन पर बात करनी चाही, पर किसी न किसी वजह से बात हो न सकी। उसने सोचा शादी तो हो ही रही है, होती रहेंगी बातें। शादी के ताम झाम के बाद जब अपनी जीवन संगिनी से मिलने की, एक दूसरे को जानने की रात आई तो शादी के शानदार पलंग पर फूलों की सजावट के बीच उसे लाल जोड़े में अपनी दुल्हन नहीं मिली। काली नाइटी में अल्पना पैर सिकोड़े सोई थी। जगाने पर बहुत ठंडी आवाज में उसने कहा था, मुझे छूना मत, ये शादी नहीं है अविनाश, समझौता है। किस तरह का समझौता? मैं बात नहीं करना चाहती इस वक्त। अरे, तभी मना कर देना था तुम्हें। किया था बहुत, कोई माना नहीं। अब क्या? कुछ भी नहीं। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। वो सुंदर चेहरा वितृष्णा से भर गया। उसके बाद जब वो अगले दिन मायके गई तो उसकी जगह लौटकर विवाह को शून्य साबित करने के लिए उसके वकील का नोटिस आया, जिसमें आरोप था कि वो नपुंसक है और विवाह के योग्य नहीं। वह जड़ होकर रह गया। माँ और मामा जी ने उसके घर वालों से कहा सुनी की कोर्ट का फैसला होने तक अपमान उसे जलाता रहा। हालांकि वह आरोप साबित न हो सका, पर अब उसका ही मन न था यह संबंध बना रहे। उसने तलाक मंजूर कर लिया। उसके बाद उसने अपनी पोस्टिंग लेह करवा ली थी। वहाँ से भी लगातार फील्ड पोस्टिंग लेता रहा, जानबूझकर, और माँ की दूसरे विवाह की जिद को टाल गया था। पर अब माँ की अस्वस्थता की वजह से उसे जोधपुर पोस्टिंग करवानी पड़ी और माँ के साथ रहकर उनकी जिद न टाल सका। बार बार शादी की उम्र निकल जाने की बात कहकर भी माँ को जीवन भर अविवाहित रहने की बात के लिए मना न सका। हर बार वही बहस, माँ, इस अगस्त में 35 का हो जाऊंगा। अब कोई उम्र है शादी की? चुप कर, 35 की कोई उम्र होती है आजकल? पिछले कई दिनों से यह माउंट आबू प्रकरण माँ और मामा चलाए जा रहे थे। माँ के इमोशनल ब्लैकमेल और पिता जैसे मामा के समझाने पर वो टाल न सका। इस बार मामा छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहते थे, सो वो उसे लड़की और उसके पूरे परिवार के साथ पूरे 15-20 दिन छोड़ना चाह रहे थे।
ब्रिगेडियर सिन्हा मामा के कलीग रह चुके हैं। उनकी एक बहन है अविवाहिता। उसने भी किन्हीं कारणों से शादी नहीं की। उसके मन में किसी बात को लेकर कोई उत्साह नहीं है। उसे मलाल हो रहा है। उसने सोचा था कि इस बार एनुअल लीव लेकर माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएगा और माँ के साथ लंबी यात्राओं पर जाएगा, पूरा भारत घूमेगा। पर माँ ने ही कह दिया कि ओ मेरे श्रवण कुमार, मैं तो तीर्थ कर ही लूँगी, पहले तेरी शादी करके गंगा तो नहा लूँ। बहुत सारे ख्यालों से उसका मन भारी हो चला। वो सिर झटककर बस से बाहर झांकता है। शाम का झुटपुटा रास्तों और पहाड़ियों पर उतर आया है। झुंड के झुंड तोते शोर मचाते हुए लौट रहे हैं। सामने वाली सीट पर एक विदेशी युवती बैठी है। उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वो उस बेबाक निश्चल मुस्कान पर जवाब में मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। अचानक न जाने किस गुमान में उसके हाथ बाल संवारने लगते हैं। अपने इस कॉलेज के लड़कों जैसी हरकत पर उसे स्वयं हंसी आ जाती है और उसे दबाने के लिए खिड़की के बाहर देखने लगता है। मन हल्का हो गया है। वैसे आज़ादी में कितना सुकून है। अब उम्र के 35 साल मुक्त रहकर विवाह के पक्ष में वो जरा भी नहीं। पर यहाँ भारत में जिस तरह बड़ी उम्र की लड़कियों का कुंवारा रहना संदिग्ध होता है, वहीं बड़ी उम्र के कुंवारे भी संदेहों से अछूते नहीं रह पाते। समाज का इतना दबाव होता है कि आपको कोई चैन से नहीं बैठने दे सकता। वो बस अपनी नौकरी के 20 साल पूरे करते ही विदेश चला जाएगा। नहीं करनी शादी वादी, बेकार का बवाल। उसकी नज़र फिर उधर चली गई। वो भी इधर ही देख रही थी। दोनों ने फिर मुस्कान बांटी। लड़की आकर्षक है। शाम ढलने लगी थी। लगता है आबू रोड से ऊपर माउंट आबू पहुंचते पहुंचते 2 घंटे और लग जाएंगे और रात 8 बजे से पहले नहीं पहुंचेगा वो। फिर वो रात किसी होटल में ठहरकर सुबह ही ब्रिगेडियर सिन्हा के घर जाएगा। ठंड गहराने लगी थी। उसने माँ की जबरदस्ती रखी हुई जैकेट निकालकर पहन ली। उस लड़की ने फिर उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में आकर्षण था उसके प्रति। वो मुस्कुराया नहीं। इस बार एक गहरी नज़र डाल खिड़की के बाहर फैलते अंधेरे में दृष्टि डालने लगा। पहाड़ों पेड़ों की सब्ज आकृतियां धीरे धीरे स्याही में बदल रही थीं। उसके मन पर अनमयता के साए फिर घेर आए। कहाँ जा रहा है वो और क्यों? बेवजह? क्या समझौते की तरह 2 लोगों में बंधने से ज़रूरी काम कुछ और नहीं? बेकार है ये विवाह नामक संस्था। मामा क्यों कहते हैं कि शारीरिक ज़रूरतें तो हैं ही, एक साथी के लिए मानसिक ज़रूरत भी होती है। शारीरिक ज़रूरतों का क्या है? उस जैसे आकर्षक पुरुष के लिए लड़कियों की कमी है क्या? जैसे जैसे अंधेरा गहरा रहा है, वो उस विदेशी युवती की नज़रों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा है। उसने चेहरा घुमा लिया है खिड़की की तरफ फिर से। हालांकि इस एक पोस्चर में उसकी गर्दन दुखने लगी है, पर वो किसी किस्म की गलतफहमी उसे नहीं पालने देना चाहता। बस ने 8 की जगह 8:30 बजा लिए हैं। बस स्टॉप पर उतर कर वो अपना सामान कंडक्टर से निकलवा रहा है, तभी उसके कंधे पर उसे हाथ महसूस हुआ। हेलो जेंटलमैन, आई एम ब्रिगेडियर सिन्हा। गुड इवनिंग सर। वेलकम डियर। आपने क्यों तकलीफ़ की सर? मैं पहुंच जाता। तुम हमारे मेहमान हो आखिर। राम सिंह, सामान गाड़ी में रखो। सर। अविनाश, तुम हमारे साथ ठहरोगे? लेकिन क्या भाई, आपने मुझे पहचाना कैसे? ओहो, यार इतने सारे यात्रियों में एक फौजी अफसर को पहचानना क्या मुश्किल है। अंधेरे में पहाड़ी रास्तों से होकर ब्रिगेडियर सिन्हा के बंगले पर पहुंचते पहुंचते 15 मिनट लग गए। सारे रास्ते वे बोलते रहे। वो सुनता रहा कि कैसे फौज छोड़कर वे यहाँ सेटल हुए। यहाँ उनका फार्म हाउस भी है। फार्मिंग में उनकी रुचि शुरू से रही है। वे उसमें स्ट्रॉबेरीज उगाना चाह रहे हैं इस बार। माउंट आबू का मौसम कैसा है? यहाँ वे बहुत लोकप्रिय हैं। आदि उनके बंगले के गेट से पोर्च तक 1 मिनट की ड्राइव से लग रहा था कि खूब बड़ी जगह लेकर घर बनाया गया है। अंदर पहुंचकर राम सिंह को उसका सामान गेस्ट रूम में रखने का आदेश देकर
उसे हॉल नुमा ड्राइंग रूम में बिठाकर वे अंदर कहीं गायब हो गए। हॉल की सज्जा कलात्मक थी, किसी के हाथ से बनी सुंदर पेंटिंग्स जिसमें ज़्यादातर राजस्थानी स्त्रियों के चेहरे थे। सांवला रंग, लंबोतरे चेहरे, खिंची हुई काजल भरी आंखें और तीखी नाक वाले। पूरे हॉल पर नज़र घूमती हुई एक जगह पर आ टिकी। दरवाजे में हल्के नीले पर्दों पर बने ऑर्किड्स के जामनी फूलों के बीच एक पेंटिंग का सा ही चेहरा चस्पा था। वो चकराया। उसके गौर से देखने पर उस चेहरे ने पलकें झपकाई और चेहरा हंस पड़ा, दूधिया हंसी। ए नॉटिकल! ब्रिगेडियर साहब आते आते उस जीती जागती पेंटिंग को साथ लेकर पर्दे में से बाहर आए। अविनाश, ये मेरी बेटी नीलांजना, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ती है। हेलो हेलो बेटा, जाओ मम्मी को भेजो और किचन में चाय और स्नैक्स के लिए कहना। अविनाश, ड्रिंक्स? सर आज नहीं, ट्यूसडेज में नहीं पीता। ओ नाइस। श्रीमती सिन्हा के साथ साथ ऑडली चाय का चिमटाम लेकर आ गया। श्रीमती सिन्हा एक सुंदर व सम्रांत महिला लगी। चाय की औपचारिकता के बाद वो फर्स्ट फ्लोर पर बने गेस्ट रूम में आ गया। रूम क्या था, एक छोटा मोटा सा समस्त सुविधाओं से युक्त फ्लैट ही था। पूरा घूम घाम कर देखकर उसे याद आया 10 बजे डिनर के लिए नीचे उतरना है। अविनाश, अंजना मेरी वाइफ से तुम मिल चुके हो, नीला से भी। ये सुधा है मेरी बहन, जे आर्ट्स में फाइन आर्ट्स की लेक्चरर है। वैसे बॉम्बे रहती है पर अभी मेरे साथ वेकेशंस बिताने आई है। मयंक मेरा बेटा आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर रहा है। यह मयंक का दोस्त केतन है। ये सभी लास्ट वीक से यहीं हैं, कल जा रहे हैं। और ये हैं मेजर अविनाश, मेरे कलीग और दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान के भांजे। ये भी हमारे साथ छुट्टियां बिताएंगे। औपचारिक अभिवादन के बाद हल्के फुल्के ड्रिंक्स और सूप के साथ औपचारिक बातचीत होने लगी। सुधा, तुम तो रुकोगी ना? जी दादा, पर वो एक एग्जीबिशन थी मेरे स्टूडेंट की। बुआ रुक भी जाओ ना, भाई को जाने दो, कल आप अभी तो आई थी। ठीक है। उसने पहली बार सुधा को गौर से देखा। तांबाई रंग, स्निग्ध त्वचा, बड़ी बड़ी काजल से लदी आंखें, चेहरे पर बहुत परिपक्व सधा हुआ भाव, भरे सानुपातिक जिस्म पर बाटिक प्रिंट का भूरा कुर्ता और जीन्स, घने काले लंबे बालों को आकर्षक मगर बेतरतीब जूड़े में लपेटे हुए, एकाएक आप पर छा जाने वाला प्रभावशाली दृढ़ व्यक्तित्व। बात करने के ढंग और शब्दों के चयन से लगता है कि बुद्धिजीवी और कलाकार बात कर रहा है। फिर नज़र घूमी तो नीला पर जा टिकी। चंपाई रंग, बुआ की सी ही बड़ी बड़ी लंबी आंखें, पर नाक और ओठ माँ जैसे सुघड़, पतली दुबली सी लंबी काया। क्या देख रहे हैं आप? पापा देखो ना, आपके मेहमान खाना तो खा ही नहीं रहे। ओ हाँ अविनाश, लो ना। सुबह वो देर से उठ सका। उठते ही खिड़की में आया तो देखा नीचे मयंक और उसका दोस्त जिप्सी में सामान रख रहे थे। मयंक ने वहीं से चिल्लाकर अलविदा ली और ब्रिगेडियर सिन्हा उन्हें छोड़ने चले गए। वो नहा धोकर नीचे उतर आया। नीलांजना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर कॉलेज जाने की तैयारी में थी। अविनाश के लिए भी वहीं चाय आ गई। मेरा मन नहीं कर रहा कॉलेज जाने का, पर आज मेरा प्रैक्टिकल पीरियड है। बाहर बुआ एक पेंटिंग बना रही हैं, देखते रहिएगा, बोर नहीं होंगे। शाम को मैं आऊँगी, तब घूमने चलेंगे। वो हंस पड़ा। चाय पीकर वो बाहर आ गया। सुधा सचमुच एक पेंटिंग में व्यस्त थी। वो पीछे जाकर खड़ा हो गया। ओह आप जी, आपने छोड़ क्यों दिया? इसे पूरा कीजिए ना। कोई बात नहीं, वैसे भी ये पिछले साल से चल रही है, पूरी हो ही नहीं पाती। इसके बीच न जाने कितनी पेंटिंग्स बना डाली, ये अटकी हुई है। दरअसल बॉम्बे होती तो पूरी हो जाती, पर इसे नीला ले जाने नहीं देती है। फिर तो ये ज़रूर आपका मास्टरपीस होने वाली है। दोनों हंसती है। हंसती हुई सुधा अच्छी लगती है। हंसी उसके चेहरे पर से गंभीरता के मुखौटे को खिसका जाती है। उसने पेंटिंग को ध्यान से देखा। उसे वो नीला की पोर्ट्रेट लगी। चेहरा भी अधूरा था। बड़ी आंखें, चेहरे पर बिखरे सुनहरे बालों का गुच्छा, लेस वाला गुलाबी टॉप,
बाकी पीछे बैकग्राउंड अधूरा था। तस्वीर अधूरी होने की वजह से उदास सी लग रही थी। सुधा ने बालों से लकड़ी का मछली के सिर वाला कांटा निकाला, जो कि उसकी रुचि के अनुसार कलात्मक था। बाल कमर तक फैल गए और पहाड़ी बयार में उड़ने लगे। वो गौर से देखे बिना न रह सका। सुधा ने उसकी नज़र को उपेक्षित कर दिया और ब्रेकफास्ट यहीं लाने के लिए कहकर चली गई। ब्रेकफास्ट बाहर लॉन में लग गया और परिवार के बचे हुए सदस्य वहीं आ गए। ब्रिगेडियर सिन्हा ने कश्मीर मसले पर बात छेड़ दी तो वो चर्चा देर तक चलती रही। सुधा ज़्यादा रुचि नहीं ले रही थी। वो उठकर लाइब्रेरी में चली गई तो ब्रिगेडियर साहब मुद्दे पर आ गए। तो अविनाश, तुम्हारा सुधा को लेकर क्या ख्याल है? वो अचकचा गया। क्या कहे? देखो बेटा, मुझे तुम्हारा अतीत मालूम है। सुधा को भी मैंने बताया है। अब तुम दोनों को ही विवाह का निर्णय लेना हो चाहिए। समझ लो कि ये आखिरी गाड़ी है। इसके बाद या तो सफ़र टाल दो या इसी में चढ़ जाओ। जी, मैं चाहता हूँ तुम दोनों अधिक से अधिक समय साथ बिताकर अपना अपना निर्णय बता दो। लंच के बाद वो अपने कमरे में आने के बाद देर तक इस विषय पर सोच सोचकर उलझता रहा। सुधा आर्मी के माहौल में रही है, अच्छी लड़की है, क्या हाँ कह दे। हाय, क्या सोच रहे थे बुआ के बारे में? नीला, तुम कब आए? अरे कब से आकर खड़ी हूँ कॉफ़ी लेकर। आप हैं कि गहरी सोच में गुम हैं। कॉलेज कैसा रहा? एज़ यूजुअल। सलवार कुर्ते में नीला बड़ी बड़ी लगी। दोनों ने कॉफ़ी पी ली तो नीला ने उसे खींचकर उठा दिया। जाइए चेंज कीजिए ना, हम घूमने चलेंगे। हम कौन कौन? जाना तो मुझे भी है, पर मम्मी कहती हैं आप और बुआ ही जाएंगे। प्लीज़ अविनाश अंकल, आप कहिए ना मम्मी को कि मैं भी चलूँगी। अंकल, क्या मैं इतना बड़ा लगता हूँ? लगते तो नहीं, पर तो क्या कहूँ। फिलहाल अविनाश जी चलेगा? हाँ। उसने नीला को साथ ले लिया। सुधा ने भी पैरवी की, क्योंकि दोनों ही टाल रहे थे एकांत का साथ। एक उम्र के बाद कितना मुश्किल हो जाता है किसी को अपनाना, प्रेम करना और ज़िंदगी भर निभाने का प्रण लेना, महज कुछ शारीरिक ज़रूरतों और सहारे के लिए। वो भी शायद यही सोच रही होगी। अपनी अपनी आज़ादियों की लत लग गई है हमें, और उम्र में तो वो मुझसे भी 2 साल बड़ी ही है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। क्या उसके कई अच्छे दोस्त उससे बड़े नहीं? पर फिर भी नहीं कर सकेगा भी वो। हाँ। हाय अविनाश जी, चलें? नीला ने आकर हाथ पकड़ लिया। एक उष्ण और उत्साह से भरा स्पर्श। आपकी बुआ जी कहाँ हैं? उन्हें तैयार होने में बहुत वक्त लगता है। सुधा आ गई, साड़ी में भी वही कलात्मक स्पर्श। नीला ने बताया, यह उड़ते सारसों वाली साड़ी सुधा बुआ ने ही पेंट की है। कौन ड्राइव करेगा? ऑफ कोर्स मैं। नीलू, अविनाश जी को यहाँ इन पहाड़ी रास्तों का कहाँ अंदाजा होगा? और तुम्हें दादा ने मना किया था ना। नीला ही बोलती रही सारे रास्ते। दोनों खामोश थे अपने अपने दायरों में। एक मंदिर की सीढ़ियों के पास जाकर सुधा ने गाड़ी रोक दी। ऊपर चढ़ते हुए उसने कहा, मैं अभी आई। क्या तुम्हारी बुआ जी बड़ी धार्मिक हैं? हाँ, ज़्यादा तो नहीं। अभी तो वो अपने पुराने मंदिर में अपने एक स्केच के लिए फ़ोटो लेने गई हैं। आपने क्या सोचा कि वे मन्नत मांगने गई हैं कि हे भगवान, इस हैंडसम फौजी से अब मेरी मंगनी हो ही जाए? गलतफहमी में मत रहिएगा। मेरी बुआ ही सबको रिजेक्ट करती है, वरना कब से शादी हो जाती। वो तो मिस बॉम्बे भी रह चुकी हैं अपने ज़माने में। बुरा तो नहीं माना ना? नहीं नीला, बच्चों की बात का बुरा मानते हैं क्या? बाय द वे अविनाश जी, मैं बच्ची नहीं हूँ। एक बार अंकल क्या कह दिया आपने बच्चों में ही शुमार कर लिया। अच्छा मिस नीलांजना, तो आप क्या कह रही थी? बुआ जी आ गई, कहकर उसने मेरा हाथ दबा दिया। अब वो नीला के बारे में सोच रहा था। कितनी जीवंत है यह लड़की, कितनी निश्चल। नक्की लेक पर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। सुधा को बोटिंग में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, तो वह शॉल लेकर किनारे रखी एक बेंच पर बैठ गई। मैं न चाहकर भी नीला के साथ बोटिंग पर चला गया। अविनाश जी, सनसेट के वक्त सबकी आंखों का रंग बदल जाता है। देखो, आपकी और मेरी। नीलांजना की आंखों में
समुद्र उफान पर था। उसके खुले सीधे सीधे भूरे बाल सोने के तार लग रहे थे। हवा में उड़ता उसका लेसी कॉलर। अविनाश जी क्या देख रहे थे? यही कि तुम बहुत सुंदर हो। हाँ हूँ तो, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रकृति में हर चीज़ सुंदर है। मुझे तो हर चीज़ सुंदर लगती है। हाँ, तुम्हारी उम्र में मुझे भी सब कुछ सुंदर लगता था। अब नज़रिया बदल गया है। रियलिटीज़ अलग होती हैं। सबका सोचने का ढंग है अपना अपना। क्या ये झील रियल नहीं है? वो जल पाकियों का झुंड रियल नहीं है नीला? अविनाश जी, पापा से सुना था आप कविताएं लिखते थे, फिर छोड़ क्यों दी? तुम्हें रुचि है? हाँ बहुत। पर आपने क्यों छोड़ा? वही रियलिटीज़, नीला ने दोहराया और दोनों हंस पड़े। नीला, तुम जैसी वास्तविक प्रेरणा होती तो शायद लिखता रहता। तुम्हें क्या मालूम जिंदगी कितनी बड़ी ग्रिम रियलिटी है, जिसे तुम्हें बताकर डराना नहीं चाहता। ईश्वर करे तुम्हें जिंदगी उन्हीं सुंदर सत्यों के रूप में मिले, डरावने मुखौटे पहनकर नहीं। अविनाश जी चलिए, किनारा आ गया। आप क्या सोचते रहते हैं? कैसी रही बोटिंग अविनाश जी? सुधा चलकर पास आ गई थी। इंटरेस्टिंग। थोड़ी चढ़ाई चढ़कर हम सेमी प्रेशियस स्टोन और चांदी की ज्वेलरी की दुकान पर आ गए। नमस्ते सुधा जी। ब्रिगेडियर साहब कैसे हैं? अच्छे हैं गुप्ता जी। आप बताइए इस बार मेरे लिए क्या है? आप बहुत दिनों बाद आई हैं। पता है, आपने जो फिरोज़ा का पेंडेंट डिज़ाइन करके बनवाया था वो फॉरेनर्स में बहुत पॉपुलर हुआ। आपने मेरी डिज़ाइन कॉमन कर दी गुप्ता जी। मैं और नीला बाहर की ओर बैठ गए। तुम्हें ज्वेलरी में इंटरेस्ट नहीं? बुआ जैसी ज्वेलरी में नहीं। कहाँ कहाँ से आदिवासियों की डिज़ाइन कॉपी करवा के सिल्वर को ऑक्सीडाइज करवा कर पहनती हैं। मेरा बस चले तो कानों में बबूल के गोल फूल पहनूं, बालों में रंग बिरंगे पंख लगा लूं, वन कन्या की तरह। दोनों हंस दिए। वैसे नीला, सुंदर स्त्रियों को जेवर की जरूरत ही कहाँ होती है? हाँ, जैसे मुझे। फिर एक साजी हंसी खिली। जब से आप आए हैं हम कितना हंसे हैं ना। हमारे घर में किसी को हंसने का शौक ही नहीं है। नीलू जी, बुआ देख, ये एमेथिस्ट जड़ा कड़ा पसंद है तुझे? तेरे पर्पल सूट के साथ मैच करेगा। अच्छा है बुआ। अविनाश जी, यह आपके लिए। मेरे लिए क्या? देख लीजिए। एक्वा मैराइन स्टोन के बहुत सुंदर कफलिंग्स थे। थैंक्स। पहली बार सुधा ने अपनी आंखों में आत्मीयता भर मुस्कुराकर उसे देखा था। यानी फिर भी अभी भी वक्त लेगा हाँ करने से पहले। ऐसे ही न जाने 3 दिन कब बीत गए। वो और नीला बहुत आत्मीय हो गए थे, दो दोस्तों की तरह। मैं बुआ की जगह होती तो बहुत पहले आपसे शादी के लिए हाँ कह देती। मैं किसकी जगह होता फिर? फिर एक हंसी। आपके बारे में कुछ सुना था। सच ही सुना होगा। कैसी होगी वो लड़की जिसने आपको बिन जाने? छोड़ो ना नीला, शायद उसकी ही कोई विवशता हो। वो किसी और से प्यार करती थी शायद। ऐसा क्यों होता है अविनाश जी? शादी जबरदस्ती का सौदा नहीं होना चाहिए ना। ऐसे तो अधूरे रिश्तों की कतार लग जाएगी। आपसे वो प्यार नहीं करती थी और शादी हुई। आप किसी को प्यार करें और शादी किसी और से हो जाए, फिर उसकी जिससे शादी हो वो। ऐसे जाने कितनी प्यार की अधूरी तस्वीरें ही रह जाती होंगी हमारे समाज में, और फिर शादी एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। तुम अभी छोटी हो नीला, जिंदगी के सच समझने के लिए। प्यार से परे दुनिया और समाज बहुत बड़ा होता है, जिसके कर्तव्य भावनाओं पर आधारित नहीं होते। यही तो। अच्छा, बुआ से शादी करेंगे? पता नहीं नीला, दरअसल मैं यह सब सोचकर ही नहीं आया हूँ, बस मामा की बात रखने चला आया। आप बहुत भावुक हैं और बुआ बेहद प्रैक्टिकल। मैं भावुक हूँ कैसे जाना? जिन्हें आप एडमायर करते हैं उन्हें आप जान भी लेते हो। आप बहुत अच्छे हैं अविनाश जी। नीला की आंखें तप रही थीं, ओठ हथकुले। नाइट सूट के ढीले कुर्ते में धड़कते सुकुमार नन्हे वक्षों की धड़कन खामोशी में मुखर हो गई थी। नीला, रात हो गई, अब जाओ। कॉफ़ी? नहीं, गुड नाइट। मेरा मन अजाने आशंका और एक अजाने भाव से थरथरा रहा था।
ठंडी रात में भी वो पसीने में डूब गया। सुबह देर से उठा, बाथरूम से मुंह धोकर निकला तो सामने सुधा चाय और ब्रेकफास्ट दोनों लेकर खड़ी थी। देर तक सोए आज तो आप, लगता है नॉवल पढ़ते रहे देर रात तक। सुधा ने नॉवल उठाकर देखा, फिर रख दिया। मैं हतप्रभ था। नॉवल? आज आपके मामा जी का फ़ोन आया था, रात को पहुंच रहे हैं। ओह हाँ। चुपचाप चाय पी गई, ब्रेकफास्ट भी हुआ। अचानक सुधा ने पूछा, आज हम दोनों को कन्फ्रंट किया जाएगा, आपने क्या सोचा है? मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। तो सोच लीजिए, जवाब तो देना ही है। यही प्रयोजन है कि आप यहाँ आए और मैंने अपनी छुट्टियाँ बढ़वा ली। सुधा, हम जानते ही क्या हैं अभी एक दूसरे के बारे में। जानने की मोहलत बस इतनी ही थी अविनाश जी, फिर जिंदगी भर साथ रहकर भी लोग क्या जान लेते हैं। मेरे बारे में सुना होगा। हाँ, वो अतीत था अविनाश आपका। सबका कुछ ना कुछ होता है, उसे छोड़िए। क्या तुम्हें पसंद आएगा इतने दिनों की आज़ाद जिंदगी के बाद बंधना? उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करती हूँ। तुम्हारी जॉब तो मैं नहीं छोड़ सकती अविनाश। लंबी छुट्टियाँ मीन्स विदाउट पे लीव्स अफोर्ड कर सकती हूँ, फिर देखते हैं। तो सुधा, तुमने फैसला ले लिया है? हाँ अविनाश, थक गई हूँ लोगों की सहानुभूति और सवालों से। थक तो मैं भी गया था सुधा, पर क्या यह समझौता नहीं? शायद अविनाश हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। मुस्कुराकर सुधा प्लेट्स उठाने लगे। तो शाम को डिनर टेबल पर आने तक अपना फैसला कर लेना। मुझे नेगेटिव हो या पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं। सुधा के जाते उसने नॉवेल उठाया। सेवेंथ हेवन एक रोमांटिक नॉवेल था, उसके अंदर एक पन्ना। मुझे नहीं पता मैं कहाँ बह रही हूँ, लेकिन जब से आप आए हैं मुझे अपना होना अच्छा लगने लगा है। आप बहुत बड़े हैं। यह खत पढ़कर जाने क्या प्रतिक्रिया करें, पर अगर मैंने न लिखा तो घुटन से मर जाऊंगी। आप पहले पुरुष हैं और मैं खुद हैरान हूँ कि क्यों खिंची जा रही हूँ मैं आपकी ओर। कल रात न जाने क्यों लगा कि सौंप दूँ अपने हाथों की नमी और धड़कनों के स्पंदन आपको, लेकिन ओह नीला, ऐसा लगा कि वो चक्रवात पे घिर गया है। उफ, यह पेपर सुधा के हाथ लग जाता तो वो क्या सोचती। वो घबराकर तैयार होकर बाहर निकल आया। राम सिंह ने पूछा भी गाड़ी के लिए, पर मैं मना करके पैदल 3-4 किलोमीटर चला आया। पहाड़ी ढलवा रास्ते और पहाड़ी वनस्पति, बड़े पेड़ और उन पर उछल कूद मचाते बंदर। वो एक चट्टान पर सुस्ताने लगा और आँख मूंदते ही नीला का चेहरा सामने आया। मासूम आंखें, सीधी रेशमी बालों में खुलखुल जाती लाल साटिन के रिबन की गिरह, तिर्यक मुस्कान। नीला, तुम मुझे प्रिय हो। तुम्हारी निश्चलता मुझे पसंद है। तुम वह अनघड़ कोमल स्फटिक शिला हो जिसे मैं मनचाहा गढ़ सकता हूँ। तुम्हारा समर्पण बहुत कीमती और नाजुक है, और नियति बहुत क्रूर है नीला। जिस संभावना को हम सोचते डरते हैं वो संभव तो हो ही नहीं सकती ना। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा। आज रात डिनर पर मामा जी से क्या कहूँगा? शायद मना कर दूँगा। जब बहुत देर भटक लिया तो लौटने लगा। वो ब्रिगेडियर सिन्हा के घर के ज़रा नीचे वाले मोड़ पर उतरा ही था कि नीला साइकिल पर से उतरती दिखाई दी। पास आई तो परेशान लगी। क्या हो गया है आपको? पता है पापा और बुआ परेशान थे। मेरा इंटेंशन वो नहीं था अविनाश जी, बस कन्फेस किए बिना न रह सकी। और मैं किससे कन्फेस करूं? आप? ओह, अभी यहाँ से चलिए। घर नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। हम एक घने पेड़ों से भरे एकांत में उतर आए। उसने एक जगह रोककर उसका हाथ पकड़ नीचे पलकों में एक आंसू छिपाकर कहा, अविनाश जी, जो कुछ मैंने लिखा वो सच था। मेरे लिए आप फर्स्ट क्रश हैं। आपको देखकर मुझे पहली बार ऑपोजिट सेक्स वाला आकर्षण हुआ था। मैं कभी आपको नहीं बताती, पर कल रात आपको एकदम अपने करीब बैठा पाकर, अविनाश, आई एम पजेस्ड बाय यू। मुझ पर छाया पड़ गई है आपकी। नीला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उलझ रहा हूँ। अविनाश जी, क्या करती मैं भी? कुछ नहीं नीला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यही उचित होगा तुम्हारे और मेरे लिए। मुझ में साहस नहीं है।
एक साथ बहुत लोगों का विश्वास तोड़ने का। और बुआ? क्या बुआ, बेवकूफ़ लड़की, वो खत जो छोड़ आई थी उसके हाथ पड़ जाता तो? मुझे नहीं करनी शादी वादी। कहाँ फंस गया मैं? बुरी तरह झल्ला गया था अविनाश और सिर पकड़कर पुलिया पर बैठ गया। नीला सुबकने लगी। वो उसके पास उठकर आया, उसके मुंह पर ढके हाथ हटाकर बोला, क्या करूं मैं नीला? तुम्हारे मासूम से प्यार ने भी मेरे मन में जगह बना ली है और मुझे अच्छी तरह पता है कि हम दोनों के लिए ही घातक है। मुझे जाना ही होगा। नीला उसकी बाह पर टिक गई और रोते हुए बस इतना कह सकी, आप बुआ से शादी कर लो अविनाश जी। आज आपके यूं चले आने पर मैंने उसे पहली बार टूटकर बिखरते हुए देखा है। वो पापा से कह रही थी कि दादा, अविनाश को देखकर पहली बार लगा कि शादी कर लेनी चाहिए। और देखिए ना मेरी किस्मत, उसे मैं पसंद ही नहीं, वो चुपचाप निकल गया। और तुम? मेरा क्या अविनाश जी? ओह ओ, ये स्त्रियां अजूबा हैं, मैं नहीं समझ पाता इन्हें। नीला को वक्त से लगा लिया उसने। नीला की पतली बाहों ने उसे कस लिया। कुछ देर बाद अविनाश ने नीला को अलग किया। चलो नीला, मुझे खुद नहीं पता शाम को क्या होना है, पर तुम अब कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे। वो लगभग उसकी बाह पकड़कर खींचता हुआ उसे ले आया। दोनों जब घर पहुंचे तो सब नीला की लाल आंखें और तनावग्रस्त अविनाश को देखकर खामोश हो गए। क्या सोचा सबने पता नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं। यही राहत थी। लंच के लिए अविनाश ने मना कर दिया। शाम को जब मामा जी आए तो सब सामान्य दिखने के प्रयास में थे। डिनर के समय सुधा और नीला दोनों नदारद थीं। मामा जी और ब्रिगेडियर साहब के घेरे में अविनाश ना नहीं कह सका। उसके हाँ में सिर हिला देने के बाद का समय अविनाश के लिए यूं बीता कि जैसे वो दर्शक हो सारी प्रक्रिया का और अविनाश का किरदार निभाता कोई और है। सगाई, शादी, उसे कुछ याद है तो शादी की रस्मों के बीच नीला की हंसी और कहकहों के बीच हिचकी सा बिखर जाता दर्द। घर का वही हिस्सा जो गेस्ट हाउस था, शादी के बाद अविनाश और सुधा का हो गया। 3 दिन के बाद दोनों को अलग अलग दिशाओं में जाना है। उसकी बाहों में अलसाती सुधा उसका हाथ खींच अपने वक्ष पर रख लेती है। 2 बजे हैं और वह उठकर सिगरेट जलाता है। खिड़की में उठकर आता है तो पाता है नीला के कमरे की लाइट जली है। कुछ टूटता है मन के भीतर। उसे नीला के शब्द याद आते हैं, मन का क्या है अविनाश, वो तो टूटकर फिर जुड़ जाता है। यह कहते वक्त अपनी अधूरी तस्वीर सी ही लग रही थी वो। बस कहानी यहीं तक। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।